अर्थशास्त्र, एक थी पुस्तक इंडिका। दोनों का जो संबंध है एक ही समय से है, ध्यान रखें आप। दोनों पुस्तकों का जो संबंध है वो बिल्कुल ध्यान रखना एक ही तरह से है। मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूँ। इधर लिख देता हूँ क्या, इंडिका, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडिका, और इस साइड लिख देता हूँ अर्थशास्त्र। दोनों बिल्कुल सेम टाइम की लिखी हुई पुस्तक है। अर्थशास्त्र के लेखक आपको पता ही है कौन थे, चाणक्य या विष्णुगुप्त। यदि मैं इंडिका की बात करूँ तो कौन है भाई, मेगस्थनीज। ठीक है, ध्यान रखना, तो कौन है, मेगस्थनीज। दोनों पुस्तक बिल्कुल सेम टाइम की लिखी हुई है। आपको मैंने पढ़ाई रखा है डिटेल में वैसे तो, कि क्या होता है जब क्या है कि एक व्यक्ति था सेल्यूकस निकेटर, किसका सेनापति था, तो वो था सिकंदर का सेनापति। वो कैसा था, थल सेनापति। एक जल सेनापति था, उसका नाम था निर्याकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच में, सेल्यूकस निकेटर के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ था। और युद्ध में क्या है, जब हार हो गई थी शुरू, तो उसने अपनी लड़की हेलेना को क्या कर दिया था, आगे कर दिया था। और उसी से उसने क्या है, विवाह कर लिया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो वो क्या है, अरब टाइप की थी, उसकी भाषा अलग थी, चंद्रगुप्त मौर्य की भाषा अलग थी। तो बीच में जो ट्रांसलेटर का काम करा था वो किसने करा था, ध्यान रखें, मेगस्थनीज ने। और उसी समय में एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, इंडिका। और उसी समय में चाणक्य ने भी, जो यहाँ के प्रधान थे मौर्य वंश के, तो वो उन्होंने कौन सी लिखी थी, अर्थशास्त्र। तो इसमें कुछ अलग अलग बात लिखी गई है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है, इसको समझेंगे। तो बात समझिएगा कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि भारत में क्या थी, दास प्रथा थी। दास प्रथा थी। लेकिन इंडिका पुस्तक ये कह रही कि दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा नहीं थी भारत में, ये कह रहा है कि दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। और जबकि अर्थशास्त्र कह रहा है कि दास प्रथा थी। और अर्थशास्त्र में 10 प्रकार दिए हुए हैं, ध्यान रखना कितने प्रकार हैं, 10 प्रकार दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक ये कहती है कि भारत में अकाल पड़ा। भारत में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। जबकि इंडिका पुस्तक ये कह रही है कि अकाल नहीं पड़ा, अकाल नहीं पड़ा। लेकिन अर्थशास्त्र ये पुस्तक कह रही है कि इसमें क्या है, अकाल पड़ा था। दो तरह के लोग थे, बौद्ध धर्म अपनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी, जैन धर्म। तो जैन धर्म में क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अकाल जब पड़ा था तो दिगंबर संप्रदाय के लोग, दिगंबर संप्रदाय कहाँ चला गया था, दक्षिण भारत। कहाँ गया था भाई, दक्षिण भारत। और इन्हीं के साथ में क्या है, दक्षिण भारत ही कौन गया था, मौर्य भी गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था। और वहीं पर कर्नाटक में, दक्षिण भारत की यदि मैं किसकी बात करूँ, कर्नाटक की बात करूँ, कर्नाटक में क्या है, एक जगह थी श्रवणबेल गोला। कौन सी थी, श्रवणबेल गोला। श्रवणबेल गोला में क्या है, मोक्ष प्राप्त कर लिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस विधि के द्वारा, तो संलेखना विधि के द्वारा उसने क्या करा था, मोक्ष प्राप्त कर लिया था। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे अर्थशास्त्र से लेकर, अर्थशास्त्र तक लेकर कुछ चाणक्य। यदि मैं इंडिका की बात करूँ तो वो किसकी है, मेगस्थनीज की। किसकी है भाई, मेगस्थनीज की पुस्तक है, इसका भी आप ध्यान रखें अच्छे से। मेगस्थनीज की पुस्तक है। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो ये फैक्ट थे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे अब, देखिए ध्यान से। सिकंदर के समय आने वाले लेखकों में निर्याकस, अनेस्ट्रिकस और अस्टिबोलस थे, ध्यान रखना। तो निर्याकस की यदि मैं बात करूँ, यहाँ से ध्यान समझेंगे, निर्याकस कौन था, तो वो ध्यान रखे, इसका जल सेनापति भी था। क्या था भाई, जल सेनापति। और थल सेनापति मैंने आपको बता ही दिया, थल सेनापति कौन था। यदि थल सेनापति की मैं बात करूँ तो वो कौन था, तो वो था भाई निधि, थल सेनापति। थल सेनापति, ठीक है। एक था जल सेनापति और कौन सा, थल सेनापति, वो था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, जिसके बारे में भी बताया था, वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ध्यान रखें। बात को समझेंगे तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में निर्याकस, अनेक्रेटस, अस्टिबोलस के विवरण को अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगस्थनीज की पुस्तक बताइए। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, जो मैंने अभी आपको सारी की सारी आपको जानकारी दी है। एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान से समझेंगे।
तो इंडिका पुस्तक में लिखा है कि भारतीयों को लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है। और ये सही भी है ना। लिखने से ज्यादा क्या है, पढ़ना पसंद है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंडिका पुस्तक में लिखा हुआ है। किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखी थी ये बात। आगे चलेंगे, डाइमेकस की बात करेंगे। तो सीरियन के नजरिए अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बात समझेंगे कि बिंदुसार कौन था, इसको मैं एक बार यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ आपको, या इधर आप समझेंगे इस बात को। देखिए सबसे पहले समझेंगे कौन, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का लड़का था बिंदुसार। ठीक है, ध्यान रखना कौन था, बिंदुसार। और बिंदुसार का लड़का कौन था, अशोक। ठीक है, ध्यान रखना। और अशोक के पुत्र महेंद्र थे, है ना, वो सब अलग है, वो कई सारे बहुत सारे हो गए थे। तो यहाँ बात समझेंगे। तो डाइमेकस क्या है, सीरिया के नरेश थे। अंतियोकस के क्या है, राजदूत था। अंतियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्ययुगीन संबंधी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जब इससे मिलने के लिए गया था, डाइमेकस से मिलने के लिए गया था कौन, बिंदुसार। तो उसने, ध्यान रखना, तीन चीज की डिमांड करी थी उसके राजा से, है ना, यानी कि डाइमेकस से। किस किस के लिए, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, और एक दार्शनिक की, है ना, एक नाचने वाली क्या है, व्यवस्था के लिए कहा था। लेकिन वो दो ही व्यवस्था करी उसने, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा की ही क्या है, व्यवस्था करी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ध्यान से समझेंगे, देखो इस है। तो चंद्रगुप्त की बात करेंगे ना, चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ लिया। बिंदुसार के बारे में समझ गए कि बिंदुसार इसका नाम क्यों रखा था, क्योंकि इसके क्या है, पूरे शरीर पर क्या है, बिंदु बिंदु थे, तो इसलिए इसका नाम क्या है, बिंदुसार। और पहली बार सर्जरी से, भारत में पहली बार सर्जरी से पैदा होने वाला, यानी कि ऑपरेशन से पैदा होने वाला बच्चा था जो, वो कौन था, बिंदुसार था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला जो राजा था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसने किससे करा था, सेल्यूकस निकेटर की लड़की से क्या करा था, विवाह करा था। ठीक है, ध्यान रखें। अशोक महान के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ करते हैं। तो डाइमेकस कहाँ का राजा था, तो कहाँ का था, सीरिया का राजा था। ठीक है, ध्यान रखें। अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण है। डायनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिल्टेस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। कोई खास नहीं है। टोलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का भूगोल किसकी पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी, भारत का भूगोल किसकी पुस्तक है, तो वो किसकी है, टोलमी की। ये आप ध्यान रखें, इन क्वेश्चनों का, ऐसे क्वेश्चनों का आप बहुत खासकर ध्यान रखें। पिलनी, पिलनी के बारे में पढ़ेंगे। इसने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो कौन है, पिनली है। नमक पुस्तक लिखी थी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरेबल सी, इसका तो कोई लेखक ही नहीं था। ध्यान रखना, ये एक बुक ऐसी है जिसकी किसी इस लेखक का पता ही नहीं है कि इसका लेखक था कौन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पेरिपल्स ऑफ द इरेबल सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी दी है। केवल ये ग्रंथ मिला था, पेरिपल्स ऑफ द एरिबियन सी, लेकिन इसमें राइटर का नाम बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके ग्रंथ के राइटर का नाम आज तक भी पता नहीं लग पाया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे चीनी लेखक, इनको समझेंगे चीनी लेखकों को। तो फाइयान, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यह चीनी यात्री गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज तथा संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फाइयान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में क्या है, फाइयान आया था। ठीक है, बात समझिए। आगे रखेंगे संगुयंग संयुगन, यह करीब 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रवृत्तियों को एकत्रित किया। उस समय बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा क्या है, अपने चरम पर था। जब क्या है, बाहर से विदेशी लोग आते थे, तो बौद्ध धर्म का भी बहुत ज्यादा क्या है, बोलबाला रहा, विदेशों तक रहा। जैन धर्म कुछ कम चल पाया इसके मुकाबले, है ना। वेनसांग मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। ठीक है,
इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की, इसकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखें किसकी, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीयू की पुस्तक में कितने देशों का जिक्र मिलता है, तो लगभग कितने, 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था, शूद्र था। जब उस समय आया था तो उस समय सिंध का राजा कौन था, एक शूद्र था। बात समझ में आई। तो ह्वेनसांग की बात करेंगे तो ह्वेनसांग जब भारत आया था तो कहाँ पर उतरा था, तो ये सीधी बात है, कहाँ पर, कपीसा में उतरा। तो कपीसा में इसको क्या था, कपीसा के लोगों ने पकड़ लिया था और इसको बलि देने की तैयारी कर दी गई थी। तो उस समय इसको जो बचाया था तो वो हर्षवर्धन ने बचाया था, और इसे अपने साथ क्या है, लेकर अपने पास लेके आ गया था। और ध्यान रखें कि एक आपने चार बौद्ध संगति सुनी होगी, तो पांचवी बौद्ध संगति जो हुई थी वो ध्यान रखें हर्षवर्धन के समय में हुई थी। इसको आप समझेंगे यहाँ पे ध्यान से, पांचवी बौद्ध संगति। तो पांचवी बौद्ध संगति हुई थी किसके समय में, तो हर्षवर्धन के समय में। और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग के बारे में एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्वेनसांग को किस नाम से जाना जाता है, तो यात्रियों के राजकुमार के रूप में, यात्रियों के राजकुमार, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसांग को। ठीक है ध्यान, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने समय तक अध्ययन किया, तो 15 वर्षों तक क्या किया, अध्ययन किया। देखो चीन से आया था और यहीं पे रहा था 15 वर्ष तक। जब ये चीन वापस लौटा था तो ध्यान रखना हर्षवर्धन का राजदूत बन के लौटा था और फिर वापस आ गया था। बात समझ आई दोस्तों। चीन का यात्री था लेकिन किस ओर से गया था, भारत की ओर से गया था, राजदूत बन के, किसका, हर्षवर्धन का। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब हर्षवर्धन के बारे में, वर्धन वंश को पढ़ेंगे। बात समझ आई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझ के रखना है इस लाइन को, कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो वो थे सीलभद्र। ये ध्यान रखें आप, तो कौन थे भाई, सीलभद्र, इसका ध्यान रखें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है इति सिंह के बारे में। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय आप हर जगह पढ़ रहे होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। किसने कर दिया था, तो मैं आपको समझा दूं, तो किसने करा था ध्वस्त नालंदा विश्वविद्यालय को, तो वो था कौन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सेनापति था किसका, कुतुबुद्दीन का। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सेनापति था कौन, बख्तियार खिलजी। और इसने क्या कर दिया था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय उड़ा दिया था भाई पूरा, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, पूरी तरह से क्या है, समाप्त कर दिया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा अध्ययन का केंद्र था उस समय, जो बिहार में स्थित है, नालंदा जगह है, वहाँ पर है ये। ठीक है, देखेंगे आगे ध्यान से। तो अरबी लेखक आए थे अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की खोज या तहकीकात हिंद किसकी पुस्तक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलबरूनी की बात करें, यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला यात्री कौन था, तो वो कौन था, अलबरूनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीकात हिंद या भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, तहकीकात हिंद, किताब उल हिंद या भारत की खोज। ठीक है, ध्यान रखें, ये एक ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अलबरूनी कहाँ का यात्री था, तो कहाँ का था, अरब का यात्री था। यही आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखना, कि फाइयान कहाँ का यात्री था, तो कहाँ का था, चीनी यात्री था। वेनसांग कहाँ का यात्री था, तो चीन का यात्री था। इति सिंह कहाँ का यात्री था, तो चीन का यात्री था। ये चीज़ें आप खासकर ध्यान रखें भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे है कि लेखक कहाँ से थे, किस देश से थे, इनका यही यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई। अन्य लेखक में है तारानाथ। यह क्या थे, तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कैंगूर और तेंगूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक थे मार्को पोलो, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। उनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, पुरातत्वीय साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, बहुत अच्छे से आप इसको क्या है समझते चलेंगे। आई होप कि आपकी पूरी अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे अपने। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनर या विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ही समझते चलेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ है तिथि रहित अभिलेख। इसमें किसी भी तिथि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के समय में लिखा गया? तो कलिंग राज खारवेल है, ये सही नाम तो ये है, खारवेल, कलिंग राज खारवेल। ठीक है, ध्यान रखें आप इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत, तो सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है कौन सा भाई, हाथी गुम्फा अभिलेख। किस शासक के समय में लिखा गया था? तो कलिंगराज खारवेल के समय में क्या है, लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जानकार दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोगोरा अभिलेख है। यहाँ लिख रहा होगा दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब क्या है? तो दुर्भिक्ष का मतलब है, ध्यान रखना, अकाल। क्या है भाई? अकाल। बात समझ में आ गई? तो दुर्भिक्ष का ध्यान रखें, तो कौन सा है भाई? अकाल। तो अकाल पढ़ने पर ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से अभिलेख से मिलेगा? सोहगोरा से। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हुनों के आक्रमण से भीतरी स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है। देखो, दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी की बात करूंगा तो मैं किस अभिलेख से जानकारी मिलती है दुर्भिक्ष के बारे में? तो वो है, ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्र दमन के बारे में लिखा गया है। और जब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या है, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी जो मिलती है, तो कौन से अभिलेख से मिलती है? सोगोरा अभिलेख से। इसके बाद जब हम पहुंचेंगे तो कहाँ पर? जूनागढ़ अभिलेख में किसके समय का है? रुद्र दमन का। तो रुद्र दमन में ध्यान रखना, इसमें सुदर्शन झील के बारे में लिखा हुआ है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण कराया था वो किसने कराया था? रुद्र दमन ने कराया था। किस अभिलेख में लिखा हुआ है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। अकाल पड़ने के कारण क्या है, पानी की बहुत ज्यादा क्या है, व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए इसने क्या है, दोबारा से इस झील को क्या है, शुरू किया था। किसने? रुद्र दमन ने। तो ध्यान रखना है इसका भाई। दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? सोगोरा की। जब अकाल पड़ना शुरू हुआ था तो किससे मिलेगी? सोगोरा से। और उसके बाद जब क्या करा था कि सुदर्शन झील का क्या करा था, पुनर्निर्माण करा गया था। जीवर्पण या जीवोद्यम कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो किसने करा था? रुद्र दमन ने। इसकी जान सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, ध्यान रखना, गिरनार पर्वत के पर लिखा गया अभिलेख है वो। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखेंगे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसे किया था? हुणों ने। ठीक है, ध्यान रखना, हुणों ने क्या करा था? आक्रमण करा था। एक गुप्तो नामक आदमी था। आगे मैं आपको समझाता हूँ। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होता है। किसके समय में लिखा गया था भाई एरण अभिलेख? तो भानुगुप्त के समय में लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, किसके समय में? भानुगुप्त में के समय में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक क्या है, एक महिला क्या है, एक योद्धा उसमें क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था। और किसके साथ? हुणों के साथ आक्रमण करते हुए। ठीक है, स्वर्णम कुछ ऐसा नाम उसका मिलता है महिला का देखने के लिए, स्वर्ण मल्यम कुछ ऐसा करके नाम मिलता है। तो वो क्या है, उसमें क्या है, सती हुई थी, पहली सती होने वाली स्त्री थी। जिसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो एरण अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सती प्रथा का प्रमाण जो सबसे पहला है वो कौन से अभिलेख में है? तो एरण अभिलेख में। ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ईपीग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ईपीग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणी की पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी कि गड्ढों का घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के। ठीक है, इसे ही साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कापार्षण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, क्या कहा जाता है? कापार्षण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने शुरू करा था? तो ध्यान रखना, वे सबसे पहले जो शासक थे वे थे यवन शासक। ध्यान रखना, कौन थे? यवन शासक। और वहीं पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उत्कृष्ट संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। और समुद्रगुप्त का आपको पता ही है कि उपनाम क्या है? तो वो क्या है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, ध्यान रखें भाई, इसका नाम क्या था? भारत का नेपोलियन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखना, किसको कहा जाएगा? समुद्रगुप्त। यदि पूछ लिया गया कि भारत का आइंस्टीन, भारत का
आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन तो वो है नागार्जुन। वो कौन है भाई? नागार्जुन। ठीक है, ध्यान रखना, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है। और लाइट ऑफ एशिया कौन है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ वर्ल्ड ईसा मसीह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सब चीजों की, ये नाम आपके आने वाले क्वेश्चन है, रिलेटेड है इतिहास से। तो समुद्रगुप्त का क्या है? वीणा बजाते हैं मुद्रा पर सिक्कों के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि समुद्रगुप्त किस वादक को बजाता था? तो किस वादक को बजाता था? तो वीणा वादक बजाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अरिकमेडु या पुडुचेरी के निकट रोमन से सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रौद्योगिक काल, देखो ध्यान रखना, प्रौद्योगिक काल। तो प्रौद्योगिक काल क्या है? या मैं बात करूँ प्रागैतिहासिक काल, प्रगति की ओर। इतिहास का क्या है? प्रगति की ओर, यानी कि बढ़ते हुए चलना। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जहां पर किसी भी चीज के प्रमाण जो है, जो बिल्कुल भी लिखे हुए नहीं है, यानी कि जिसके कोई भी प्रमाण नहीं है, तो उसे बोला जाए प्रागैतिहासिक काल। अध प्रागैतिहासिक काल, यानी कि लिखे हुए तो है लेकिन पढ़े नहीं गए, जैसे कि सिंधु सभ्यता की बात करें, कुछ पढ़ लिए गए कुछ नहीं पढ़े गए, तो वो क्या है? अध प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो बिल्कुल भी ना पढ़ा जाए, जिसके कोई भी प्रमाण नहीं है। तो इसको बात को समझते हुए चलेंगे, ध्यान से समझेंगे अब। तो जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं किया गया, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं भाई? प्रागैतिहासिक काल क्या है, उसे बोल देते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। ठीक है, मानव विकास का काल क्या कब कहा जाएगा? जब लिखित में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? मानव विकास की घटनाओं कोई भी लिखित विवरण नहीं है, तो उसे हमने क्या बोला है? प्रागैतिहासिक काल। बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन देखेंगे, अध ऐतिहासिक काल। अध मतलब मैंने बताया था कि आधा, यानी कि लिखा हुआ तो होगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो अधैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। लिखा हुआ तो है लेकिन वे समझे या पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, जैसे बात करेंगे अशोक के शिलालेख की बात करें कि उसने 4 लिपियों को रचा, ब्रह्मी, खरोष्टी, गिरिकोर और माइक। तो उसने जब अभिलेख वे लिख दिए थे, वो किससे भी नहीं पढ़े गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, और उसका एक टकसाल अधिकारी आया था जिसका नाम था जेम्स प्रेसेज। जेम्स प्रेसेज को ब्राह्मी लिपि क्या है? पूरी तरह सत्य थी। तो उसने जब पढ़े उन्हें तो पता लगा, वो जो थे पूरे के पूरे स्तंभ लेख थे जो, वो बाहर दबे हुए थे, तो बाहर निकाल दिए किसने? फैंतलर ने। फैंतलर ने उन्हें बाहर निकाल कर खड़े कर दिए जब उसने खोज की। तो उसने पुरातत्व की खोज करी तो उसने बाहर निकाल दिए, बारिश पड़ी हुई, कुछ धूप हुई तो कुछ नई चीजें हुई, तो वो क्या है? पूरे पूरे साफ हो गए अच्छे से। तो उस पर लिखा हुआ साफ दिखाई देने लगा। तो जब यहाँ जेम्स प्रेसेज आया था, टकसाल अधिकारी था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसने पढ़ के बताया था कि अशोक कोई राजा रहा, पीछे से जानकारी मिली तो सबकी जानकारी मिली। ऐसी यहाँ पर है कि अध ऐसी काल का मतलब यही है कि उस काल को कहते हैं जिस काल में लेख कला तो प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं गए, लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया। आगे देखेंगे दोस्तों, ज्ञानी मानव किसे कहा जाता है? तो वो होमोसेपियंस है, जो आज के टाइम में हम हैं, है ना। होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार, है ना। पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे तो जीविका का आधार क्या था? केवल शिकार, खाओ पियो और सो जाओ, है ना। ये सबसे बेहतर था। कोई मर्सिडीज नहीं, कोई इंडिका नहीं, कोई स्कूटी नहीं, कोई स्कूटर नहीं, टेंशन खत्म। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एक पहिए के, ठीक है ध्यान रखना, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस पाषाण काल में हुई थी? तो वो कौन से में हुई थी? स्थायी रहने की जो व्यवस्था बनाई थी वो कैसे बनाई थी? नवपाषाण काल में। उसने सबसे पहले कौन से पशु को पाला था? तो वो कौन सा था भाई? कुत्ता। ध्यान रखना, पहला पालने वाला जो पशु था वो क्या था? कुत्ता था। इसको आप ध्यान रखें। बात समझ में आई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु की प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। उस समय इसको क्या बोला जाता था? श्याम अयस। क्या बोला गया भाई? श्याम अयस। तो ये पूछा जा सकता है कि इससे सबसे पहले बनने वाला औजार कौन सा था? तो वो कौन सा था भाई? कुल्हाड़ी। लोहा जो आया था, यदि मैं लोहे की बात करूं तो लोहा आया था 800 ईस्वी में। 800 ईस्वी। और इससे जो बनने वाला पहला औजार था वो था तलवार। ठीक है, ध्यान रखें, क्यों कौन सा बना था? तलवार। और तांबे से बनने वाला पहला औजार क्या था भाई? कुल्हाड़ी। बात समझ आई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ है, तो वो भी कौन से में होगा, नवपाषाण काल में ना, कृषि करने की कला शुरू होगी। प्रागैतिहासिक काल, अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। यदि मेहरगढ़ की बात करूं तो यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले थे, तो चावल के साक्ष्य मिले थे। ध्यान रखना, किसके साक्ष्य मिले थे, चावल के साक्ष्य। कहाँ से मिले थे, तो वो मिले थे मेहरगढ़ से, ठीक है। या फिर कह सकते हो जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे, तो कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़ से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें आप इसका।